ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजगंज के पंचशील आश्रय गृह से 7 लड़कियां फरार, गार्ड के साथ ही मारपीट, पुलिस को दिया कच्चा। प्रोफेसर कठेरिया के निजी सचिव के बेटे को हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली, मामला मकान के विवाद का, भाजपाइयों में गुस्सा, पुलिस से मांगा न्याय। फेसबुक के माध्यम से लड़कियों से करता था ब्लैकमेलिंग, पुलिस की साइबर सेल ने युवती की शिकायत पर दबोचा आरोपी। और लगातार बढ़ रही पानी की किल्लत से प्रशासन हुआ चिंतित, शहर में नियम विरुद्ध लगे आरओ प्लांट्स पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित पंचशील आश्रय गृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां तैनात गार्ड के साथ मारपीट कर 7 लड़कियां यहां से फरार हो गईं, जिन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कई टीमों का गठन कर फरार लड़कियों की शीघ्र हिरासत में लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर अपने अपमान का बदला ले पाती है या नहीं। मामला आगरा के थाना ताजगंज स्थित पंचशील महिला आश्रय गृह का है। बीती रात इस महिला आश्रय गृह से यहां रहने वाली 6 लड़कियां सिमरन, रेवती, सोनिया, पूजा, कुमारी, छुटकी और रुखसाना आश्रय गृह की इंदिरा नाम की महिला कर्मचारी के साथ मारपीट कर बेहोश कर उससे जबरदस्ती चाबी छीनकर फरार हो गईं। घायल कर्मचारी इंदिरा के अनुसार बीती रात 2 बजे सभी ने पानी पीने के बाद कहकर उससे उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया और फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला सभी ने उसे दबोच कर मारपीट करते हुए उसे बेहोश कर दिया और चाबी लेकर आश्रय गृह के मुख्य गेट से फरार हो गई। आश्रय गृह के निदेशक बताते हैं कि होश में आने के बाद महिला कर्मचारी ने उन्हें फोन पर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने आकर पूरे मामले को पुलिस से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये सभी लड़कियां अनाथ थीं जिनका कोई आसरा नहीं था। कुछ फुटपाथ पर रहती थीं। इनको यहाँ रखकर आश्रय दिया जाता है। विगत कुछ माह पहले ही इन सभी को यहाँ लाया गया था। इनमें से 4 आगरा और 2 हरियाणा की थी। हमने उनके आगरा पते पर भी छानबीन कराई, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। उनको शक है कि रुखसाना नाम की फरार युवती ने ही ये पूरा ताना बाना बुना है। उसका ही बॉयफ्रेंड यहाँ उससे मिलने आया करता था। हम उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। वह जो बालिकाएं रहती हैं, जो निराश्रित बेसहारा या आ जाती हैं, जो फुटपाथ पर रहती हैं, उनको शेल्टर दिया जाता है। तो रात के करीब जो कर्मचारी अंदर होगा उससे पानी वगैरह मांगा। 2-3 लड़की ऐसी थी जो कि असामाजिक तत्व कह लो या जो है परेशान करने वाली कह लो, तो वो जो है 19-20 साल की थी, है ना, वो रहती थी। तो वो जो माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाह रहे थे, वो जाना चाहती थी जो जिसको चाहती थी। उधर इस घटना के संज्ञान में आने के बाद आगरा प्रशासन भी हरकत में आ गया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है और शीघ्र ही लड़कियों की रिकवरी की बात कही। बहुत गंभीर प्रकृति का है। अगर किसी आश्रय स्थल से कोई जिसको हमने आश्रय दिया है, अगर वही लोग भाग जाएं, ये गंभीर प्रकरण है। अभी संज्ञान में आया है, इसकी हम लोग जाँच कराएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और जो लड़कियां गायब हैं उनको हम लोग रिकवर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पंचशील आश्रय गृह का ये कोई पहला मामला है। इससे 2 साल पहले भी 2 लड़कियां यहां से भाग गई थी, जिनको बाद में बरामद कर लिया गया था। उस समय भी आश्रय गृह प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। अब देखना यह होगा कि इस बार प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। ताजनगरी के थाना जगदीशपुरा इलाके में मकान के विवाद के चलते केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के निजी सचिव रविंद्र कठेरिया के घर पर बाइक सवार हमलावरों ने देर रात हमला बोल दिया। देर रात घर पहुंचे हमलावरों ने दरवाजा खोलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मंत्री के निजी सचिव का पुत्र गोली लगने से घायल हो गया। गोली लगते ही हमलावर धमकी भरा पत्र घर में फेंक कर फरार हो गए। दरअसल मूल रूप से बाह के रहने वाले रविंद्र कठेरिया 3-4 साल से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 में स्थित एक मकान में रहते हैं। इस मकान पर सिरसागंज निवासी संतोष अपना दावा करते चले आ रहे हैं। सोमवार को रविंद्र फरह में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से घर वापस लौटे। खाना खाने के बाद वो लेट गए। इसके बाद देर रात किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उनके बड़े बेटे राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से एक युवक हाथ में हथियार लिए खड़ा था। दरवाजा खुलते ही हमलावर युवक घर में दाखिल हुआ और राहुल पर गोली चला दी। ये गोली राहुल की दाहिनी जांघ में लगी। इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा।
रविंद्र कठेरिया के अनुसार हमलावरों की संख्या करीब 5 थी। इनमें से एक घर में घुसा था, अन्य सभी घर के बाहर खड़े थे। राहुल के गोली मारने के बाद हमलावरों ने कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली और किसी को नहीं लगी। हमलावर ने रविंद्र के घर में एक धमकी भरा पत्र भी फेंका है। हमलावरों के इस अंदाज से परिवार दहशत में आ गया। घायलों को लेकर परिजन एसएन इमरजेंसी पहुंच गए। गोली मारने के पीछे एक विवाद है मकान का, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ। उस मकान को मैंने खरीदा था 2010 में मालती देवी से। 2012 में संतोष ने उसका बैनामा, मेरे पास एग्रीमेंट था, संतोष के पास बैनामा उसने करा लिया मालती देवी से। उसके बाद से ही लगातार ये मेरे घर पे जो है आकर के मुझे धमका रहा है कि मेरा मकान खाली करो, मेरा ये करो, मेरे को वो करो। मेरे पास तमाम दुनिया भर के थ्रेड, मैं हर चिट्ठी लिख करके प्रशासन को दे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ लोहा मंडी सलमान ताज पाटिल भी पहुंच गए। उनका कहना है कि मामला मकान के विवाद का है। तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये रंजिशन वो मकान के विवाद के चलते संतोष सिंह का ने गोली मारने का काम किया। घर में एक लेटर भी छोड़ा है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। तो इसमें 307 का मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका इसमें अगर वो शामिल है तो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा। देर रात हुए इस जानलेवा हमले के बाद भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश है, जिसके बाद सभी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सिकंदरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 में कल भाजपा नेता के घर पर देर रात को हमला हुआ था, जिसमें उनके पुत्र को गोली लगी थी। इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं में खासा आक्रोश है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को प्रॉपर्टी के लेन देन से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा पुलिस हमलावरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन भारती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज आगरा। ताजनगरी आगरा में फेसबुक पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल साइट है जिससे अब तक कई लड़कियां गलत युवकों के जाल में फंसकर आत्महत्या कर चुकी हैं। आगरा के एक मुस्लिम युवक ने इसी फेसबुक को अपनी कमाई और हवस को पूरा करने का साधन बनाया। युवक ने कई फर्जी साइट के माध्यम से दर्जनों लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और अब पुलिस ने फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा लिख उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फेसबुक ने कितनी ही जिंदगियों को संवारा है तो कितनों को बेसहारा भी किया है। आज फेसबुक पर तमाम फर्जी आईडी बनाकर युवक भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठते हैं। आगरा का यूसुफ नाम का युवक जिसने पैसा कमाने का जरिया बनाया फेसबुक को। यूसुफ ने 25 फर्जी हिंदू नामों से आईडी बनाई और फिर उसके माध्यम से दर्जनों लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया। इन लड़कियों को प्यार के माध्यम से फंसाकर उनका यौन शोषण से लेकर पैसा भी लिया। यूसुफ ने कई लड़कियों को शिकार बनाने के साथ उनका फोटो और वीडियो बनाए, फिर उनसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ठगे। ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है फेसबुक पे और हमने, अगर आप देखते हो कि हमने इस तरह के कई अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स और कॉलेजेस में किए हैं, लोगों को सचेत किया है। ये लोग प्रेडेटर्स कहलाते हैं, ये स्टॉकर्स कहलाते हैं। ये एनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हैं, इस बात की एनोनिमिटी की बस गए, आईडी बना ली और मित्रता कर ली। ये जो मित्रता करने का जो एक पागलपन और क्रेज़ बच्चों में सवार है, ये उसके नतीजे हैं साहब। ये 2 मिनट में तो उनको दोस्ती हो जाती है ऑनलाइन। ये भी नहीं देखते हैं कि वो किससे को ऐड कर रहे हैं, उसके पीछे कौन बैठा है, और वो फिर बात करते करते मित्रता करते हैं और फिर वो स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग मतलब हो गया कि पहले आपकी कमज़ोरी समझते हैं। उसने देखा ये जो बच्ची है ये जॉब करना चाहती है, ये जॉब करना चाहती है, तो चलो इसको लाओ, कैसे फंसाया जाए। यूसुफ ने आशु नाम से एक आईडी बनाकर एसएससी करने वाली एक छात्रा को प्यार के जाल में फंसाया। अपने को कोटक महिंद्रा कंपनी का डायरेक्टर बताया। छात्रा को नौकरी दिलाने के नाम से 20,000 रुपए भी लिए। एक दिन युवती को एक गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ दुराचार की कोशिश भी की। इस घटना के बाद छात्रा ने पुलिस की मदद से एक मुकदमा थाना रकाबगंज में दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपी यूसुफ को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ ने छात्रा का फोटो खींचकर उसे फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड की धमकी दी। अब पुलिस ने उसकी सारी फर्जी आईडियों को जब्त कर ब्लॉक कर दिया है। संज्ञान में आया था हम लोगों के और हमारी साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट किया जा चुका है। फर्जी आईडी कई बना करके लड़कियों से चैटिंग करना, उनको अपने जाल में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये सब वो कार्य कर रहा था। बहरहाल ताज नगरी आगरा में लव जिहाद का फेसबुक का पहला मामला नहीं। ऐसी पूर्व में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया और बाद में ब्लैकमेल कर छोड़ दिया। लेकिन इस मामले से स्कूल कॉलेजेस की छात्राओं को एक सीख लेनी चाहिए कि वो जो भी करें उसे पूरी जानकारी के साथ करें।
में लव जिहाद का एक और मामला उस वक्त सामने आया जब एक युवती ने थाना रकाबगंज पुलिस को शिकायत की कि एक युवक फर्जी नाम से फेसबुक पर आईडी बनाकर उसके साथ अश्लील संबंध बनाने की बात कह रहा है और लगातार उसे परेशान कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो मामला सही पाया गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उसकी छानबीन की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस उस युवक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मारुति मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज़, आगरा। थाना खंदौली पुलिस के लिए बीते कई महीनों से शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यही वजह रही होगी कि थाना परिसर में ही हवन का आयोजन किया गया, जिसमें थाने में तैनात थानाध्यक्ष, दरोगा और सिपाही भी शामिल हुए। सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन किसे पता था कि भगवान की दृष्टि अभी भी थाने के विपरीत ही है। और इसी बीच थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने किसान से दिन दहाड़े 50,000 की लूट को अंजाम दे सनसनी फैला दी। खबर थाने पहुंचने पर थाने में अफरा तफरी मच गई। ताजनगरी आगरा की पुलिस भगवान की पूजा हवन में लगी है। शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं और थाना क्षेत्र में ना तो क्राइम और ना ही आला अधिकारियों की पुलिस वालों पर गाज गिरे। ये नजारा है थाना खंदौली परिसर का, जहां थाने के एसओ, थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और सिपाही सभी हवन कर भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। ये हवन थाना परिसर में बने स्टेशन अफसर के सरकारी आवास पर हो रहा है। सभी सिपाही, दरोगा हवन कुंड में मंत्रोच्चारण कर आहुति दे रहे हैं। हमसे किसी ने कैमरे पर कोई बात नहीं की, लेकिन पिछले 3 माह में थाना खंदौली से कई थानाध्यक्ष, कई सब इंस्पेक्टर और कई सिपाही लाइन हाजिर और सस्पेंड हो चुके थे। तो शायद पुलिसकर्मी भगवान की शरण में जा पहुंचा, भगवान की पूजा हवन शुरू कर दिया। हवन के बाद सभी पुलिसकर्मी मंदिर गए और वहां भी पूजा अर्चना की। लेकिन जिस समय थाना परिसर में हवन चल रहा था, उस वक्त भी किस्मत इन पुलिसकर्मियों के विपरीत ही चल रही थी, क्योंकि उस समय बदमाश बेखौफ थे और थाना खंदौली इलाके में एक किसान से बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जिसकी सूचना मिलते ही खंदौली पुलिस को सकते में डाल दिया और घटना की जानकारी के लिए वो दौड़ लगाने लगी। एक पुरानी कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, और ये कहावत आज थाना खंदौली पुलिस पर एकदम सही साबित हुई। आपको बता दें, आज दोपहर को थाना खंदौली पर आज एक हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष सहित तमाम दरोगा और सिपाही मौजूद थे। ये हवन यहाँ थाने की छां क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से लगातार वारदातें हो रही हैं, उसकी शांति के लिए किया जाता। लेकिन हवन के दौरान ही एक बदमाश ने यहाँ पर एक किसान से 50,000 रुपये की लूट कर डाली, जिसके बाद पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। अब देखना होगा थाना खंदौली क्षेत्र में इन वारदातों का सिलसिला कब तक रुक पाता है। कैमरा पर्सन अनिल सविता के साथ साजिद, ताज न्यूज़, आगरा। कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने कसे अधीनस्थ अधिकारियों के पेच, जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों में ढिलाई के लिए उनसे नाराजगी जताई। विभागीय कामों की समीक्षा करते हुए डीएम पंकज कुमार ने सभी अधिकारियों से उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी, जिसमें अपेक्षित रफ्तार नहीं पाए जाने पर संबंधित विभाग की जमकर क्लास ली गई। जिलाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार के दिन कई मीटिंग्स चली, जिसमें उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों की प्रोग्रेस जानने की कोशिश की। लेकिन कई बैठकों के बाद विभिन्न विभागों की कार्यशैली से जिलाधिकारी को कतई फील गुड नहीं हुआ। फिर चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी कार्य योजना हो या फिर उद्योग बंधु की बैठक का एजेंडा, एडीएम पंकज कुमार ने एक एक कर सभी अधिकारियों से उनके कामों पर चर्चा कर समीक्षा की। इस बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम पंकज कुमार ने सभी अफसरों को शासन की सख्ती का हवाला दिया और उसकी सभी योजनाओं का सही मायनों में अमलीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में विभागों के अधिकारियों को डीएम की फटकार का सामना भी करना पड़ गया। पानी की बर्बादी करने वाले आरओ के खिलाफ प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। भीषण गर्मी के चलते बढ़ती पानी की किल्लत को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग के बगैर संचालित आरओ का चिन्हित किया जाएगा। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे आरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगरा में पड़ रही गर्मी का तापमान क्या बढ़ा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का पारा भी चढ़ने लगा है, जिसके अधिकारी अब पानी की थैली से लेकर जगह जगह आरओ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभागीय लोगों के मुताबिक प्रशासन ने ऐसे आरओ संचालकों पर नाराजगी जाहिर की है, जो बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी कर रहे हैं और उनके यहाँ वाटर हार्वेस्ट तक की व्यवस्था नहीं है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि पहले भी उनकी टीम ने कई जगह कार्रवाई की है और एक बार फिर उनके द्वारा इस प्रकार का सर्वे कराया जा रहा है, जिसके जरिए ऐसे आरओ को चिन्हित किया जा रहा है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर राम नरेश यादव की माने तो ऐसे सभी आरओ को सील कर दिए जाने के निर्देश हैं। ये पानी के प्लांट्स अगर जितने भी चल रहे हैं, निश्चित है विभाग के द्वारा इनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इनको टच नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हम इनको बंद कराते हैं या लीगल एक्शन लेते हैं, निश्चित है कि जनता को परेशानी होगी। शासन भी इस बात से, शासन को बताया जा चुका है, शासन स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है कि इनको लीगलाइज किया जाए ना किया जाए या कैसे किया जाए। हमें जब निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चल रहे हैं। और अगर कोई प्लांट इस समय जो प्राइमरी फेस हम जो देख रहे हैं प्लांट्स को, ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट्स ऐसा है जहाँ पानी की बर्बादी हो रही है बिना वाटर हार्वेस्टर के, तो ऐसे प्लांट्स को हम निश्चित सीज कर देते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। सोमवार को फरह में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए मोदी सरकार को पूरी तरह से असफल बताया। साथ ही उनका कहना था कि भाजपा अच्छे दिनों की बात कहती है जबकि अच्छे दिनों का नाम और निशान तक नहीं है। तो वहीं महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। काला धन के मामले में पूरी भाजपा चुप्पी साधे हुए है। अपनी सरकार का गुणगान करने फरह पहुंचे नरेंद्र मोदी ने मंच से भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया तो कांग्रेस ने भाजपा की इन उपलब्धियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा की सरकार आने के बाद से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिर बात पेट्रोल की हो या फिर सब्जियों की या फिर अन्य जरूरती सामानों की। मोदी जी इसे अपनी और सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं।
कांग्रेस शहर अध्यक्ष का कहना था कि भाजपा झूठ बोलने वाली सरकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने अब तक करोड़ों अरबों रुपया विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिया, जबकि उसका फायदा 1 साल बाद भी नहीं मिल पा रहा। इतना पैसा तुम्हारा खर्च कर दिया, आज मुझसे लोग हिसाब ले ले, जनता हिसाब ले ले, तो वो सारी उपलब्धियां गिना रहे थे, वो सारी उपलब्धियां झूठी और बेईमानी की थी। कैसे कहते हैं? देखिए, बेईमानी जो है, ये हमारी हिंदुस्तान की जनता का पैसा था। विदेश यात्राओं में कोई 10-20 हज़ार, लाख 2 लाख की तो विदेश यात्रा होती नहीं है, पूरी टीम जाती है, साथ में हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब तक वो जो है कितनी ही विदेश यात्रा कर चुके, उस विदेश यात्रा से क्या फ़ायदा निकला हिंदुस्तान की जनता को। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णवीर सिंह कौशल का कहना था कि मोदी के भाषण में कहीं भी किसान का दर्द नहीं लिखा। मोदी ने 1 साल में किसानों के लिए क्या किया, ये किसानों को पता है। मोदी बस अच्छे दिन आएंगे वाला जुमला बोल रहे हैं, लेकिन कब आएंगे अच्छे दिन ये नहीं बता पा रहे। मोदी यूरिया की बात करते हैं, वो भी किसानों को नहीं मिल पा रही, और भाजपा खुद को किसानों का हितैषी बताते नहीं थकती। तो कल मोदी जी का पूरा भाषण मैंने सुना और जानबूझ कर सुना। मैं सुनना चाहता था कि जब वो चुनाव प्रचार में दौरे कर रहे थे, रैली कर रहे थे, और आज 1 साल के बाद जब वो आए हैं तो उसमें क्या अंतर है। मुझे ऐसा लगा कि कल भी उनका अंदाज वही था जो चुनाव में वायदे किए थे उन्होंने। वो ऐसा लग रहा था कि अभी चुनाव होने हैं, वो जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना था कि भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उसके पास कोई विजन नहीं। उपेंद्र सिंह का कहना था कि जो मोदी सरकार से पहले मथुरा के जवान हेमराज और उसके साथी के सिर काटने पर एक शीश के बदले 10 शीश लाने की बात करते थे, आज कार्रवाई के नाम पर बचते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, वहां का प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त है। ये कैसी सरकार है? देखिए, जिस प्रकार से कल मथुरा में मोदी जी आए और उन्होंने ब्रजमंडल के लिए कोई भी विकास पूरक घोषणा नहीं की, साथ ही साथ अच्छे दिनों के जो वादा करने वाली सरकार ये कह रही है कि बुरे दिन चले गए। तो क्या जो 1 वर्ष के अंदर 65% से ज़्यादा दालों के भाव बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ मथुरा जैसे जनपद में जहाँ कहते थे 1 शीश के बदले में 10 शीश ला के देंगे शहीद हेमराज के, तो वहाँ पे आकर के कैसे मौन रहे। किसानों की जो ओलावृष्टि हुई उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं कुछ भी बोला। भाजपा भले ही अपने 1 साल के कार्यकाल का बखान करने में लगी हो, लेकिन विपक्षी अच्छे दिन के बहाने भाजपा को लगातार घेरने में लगे हैं और भाजपा से अच्छे दिन की परिभाषा का मतलब समझाने की बात कहते हैं। एनजीटीओ कोर्ट से मिली एडीए को 2 दिन की और मोहलत। अपनी कार्रवाई रिपोर्ट को एडीए को मंगलवार को एनजीटीओ कोर्ट में पेश करना था। अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे अधिकारियों को रजिस्ट्रार और कोर्ट ने 28 मई को रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज की सुनवाई भी उसी दिन होनी है। उस मामले में भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब तक आंखें मूंद कर डूब क्षेत्र में हो रहे निर्माणों पर चुप्पी साधने वाले अधिकारी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में 26 मई को होने वाली सुनवाई की तैयारियों में जुटा विभाग रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पेश हुआ, लेकिन बेंच के जज स्वतंत्र कुमार के अवकाश पर होने के कारण इसकी सुनवाई रजिस्ट्रार ने की और रिपोर्ट पर अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर, नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह और एडीए वीसी को प्रस्तुत होकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए गए। आदेश जारी होने के साथ ही अधिकारी भी सख्ते में आ गए, जिस पर वकील द्वारा कोर्ट 2 में फरियाद करते हुए मामला अभी प्रथम चरण में होने का हवाला देते हुए तीनों अधिकारियों को अभी राहत देने की बात कही गई। वकीलों की बहस के बाद कोर्ट में फाइलों के न आने की बात कहते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 मई को रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा किया गया अवैध निर्माण भी विभाग के लिए मुसीबत बना हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इस मामले की सुनवाई भी 28 मई को होनी है, जिसके बाद विभाग अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। आपको बता दें कि आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज पर एडीए और नगर निगम की मेहरबानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एडीए ने निर्माण पर आंखें मूंद ली हैं, तो वहीं नगर निगम ने आनंद कॉलेज के पीछे की ओर कूड़ा निस्तारण की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि कॉलेज निगम की सीमा से बाहर है।
बहरहाल अब इस मामले में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नगला चंद्रभान में हुई सफल सभा के बाद जो उत्साह वहां मौजूद लोगों में दिखा वो काबिले तारीफ था, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अपनी उड़ान भरी, उधर मौजूद भीड़ ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। किसी ने कुर्सियों को तोड़ा तो किसी ने ठंडी हवा देने वाले कूलर पर ही अपने हाथ आजमा लिए, जिसके बाद मोदी की उपस्थिति में खुद को अनुशासन का ठेकेदार बताने वाले वाजपेयी उनके जाने के बाद किसी उत्पाती से कम नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए मथुरा के फरे में स्थित पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली नगला चंद्रभान को चुना। रैली को जन कल्याण सभा का नाम दिया गया। जनसभा को सफल बनाने के लिए आगरा मंडल के साथ साथ कई जिले के लोगों को भी बुलाया गया। 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद रैली में आए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों की भीड़ सुबह 11 बजे से रैली स्थल पर पहुंचना शुरू हुई। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सेंट्रल का फोर्स भी जनसभा में तैनात था। तकरीबन 4 बजे भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए तो लोगों में नरेंद्र मोदी को देखने की उत्सुकता अलग से नजर आई। जैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा तो मोदी जी को देखने के लिए पंडाल में बैठी हुई भीड़ पंडाल में लगी बल्लियों पर चढ़ गई, जिसे उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को बेहद मशक्कत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आते ही पूरा जनसभा स्थल मोदी मोदी करने लगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद मोदी ने पूरी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को अच्छे दिन की बात कहते हुए दिल्ली के लिए विदा दी। मोदी जी के जाते ही जनसभा पंडाल का नजारा एकदम बदल गया। चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया। रैली में आई भीड़ ने बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां और कूलर्स को तोड़ दिया। चारों ओर टूटी कुर्सियां देख भाजपा नेता भी भीड़ से नाराज दिखे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के नारे का भी रैली स्थल पर अच्छा पालन पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया। जनसभा के लिए आई भीड़ के लिए भाजपा नेताओं द्वारा पानी के पाउच की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोगों द्वारा पूरी सड़क पर दूर दूर तक ये पॉलिथीन के पाउचेस नजर आए। शायद रैली में आए लोग सिर्फ मोदी की बातों को सुनना जानते हैं, उन पर अमल नहीं कर सकते। अगर अमल करते तो रैली स्थल पर टेंट वाले का नुकसान न हुआ था और दूसरी पार्टी के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीन कहने का मौका नहीं मिलता। शहर में होने वाले जलभराव को रोकने के लिए नगर निगम ने कवायदें तेज कर दी हैं, ताकि बारिश से पहले नाला सफाई अभियान को चलाकर शहर में होने वाले जलभराव को रोका जा सके। नाला काजीपाड़ा, नाला बिजली घर, नाला मंटोला सहित नगर आयुक्त ने कई बड़े नालों का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को अभियान में गंभीरता लाने के आदेश दिए। बारिश से पहले नालों की सफाई नगर निगम के लिए चुनौती बनी हुई है। नगर निगम ने जून के अंत तक ये काम पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि 1 महीने में सभी नालों की सफाई हो पाना चुनौती भरा काम है। बारिश में जगह जगह जलभराव होता है। बिजली घर, मंटोला नाला, काजीपाड़ा, ईदगाह नाला सहित कई बड़े नालों में बारिश में जलभराव से हालत बिगड़ जाती है। लिहाजा निगम बड़े नालों की सफाई के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें छोटे नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। नगर आयुक्त ने बताया कि बारिश से पहले नालों की सफाई कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बारिश के समय जनता को असुविधा न होने पाए और शहर भी साफ सुथरा नजर आए। नगर क्षेत्र में आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सफाई का, नालों का विशेष रूप से सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। उसी का निरीक्षण करने के लिए आज निकले थे हम लोग। शहर के कई क्षेत्रों में देखा गया है नाला सफाई का कार्य चल रहा है, सिल्ट उठान का काम भी चल रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि वर्षा होने के पहले जून के द्वितीय सप्ताह में वर्षा शुरू हो जाती, तो वर्षा शुरू होने के पहले हम जो प्रमुख नाले हमारे हैं उनकी सफाई करा ले जाए, ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना आने पाए। नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने भी जूता कारीगरों से मंटोला नाले सफाई में कूड़ा नहीं डालने की अपील की। साथ ही नाले से निकलने वाली कतरन के खरीदने पर बोले कि इससे यहाँ की इसी बहाने से लोग प्रेरित होंगे, जिससे वो नाले में गंदगी न डालें। साथ ही उन्होंने बताया कि एक टीम का गठन किया गया है जो नाले में कूड़ा डालने वाले लोगों को चिन्हित करेगी। इन लोगों का पहले चालान किया जाएगा, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज होगी। तो साथ साथ चलने वाली कार्रवाई है दंडात्मक कार्रवाई और लोगों को प्रोत्साहित करके जागरूक करने की कार्रवाई। तो कतरन खरीदने का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसके बहाने से लोग प्रेरित होंगे और नाले में गंदगी नहीं डालेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है नाला मंटोला का और इसके दोनों तरफ आबादी विकसित है, तो इतने बड़े क्षेत्र में कूड़ा डालने से रोकने के लिए कूड़ा खरीदना संभव नहीं है। जो सघन क्षेत्र था जहाँ सबसे ज्यादा ये कार्रवाई होती थी, वहाँ इस प्रयोग को किया गया और प्रयोग सफल रहा है। और क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि इतना हो पाए
पहले की तुलना में मात्रा कम हो गई है नाला मंटोला में कतरन की, लेकिन अभी भी हमको इसको मशीनों के माध्यम से साफ कराना पड़ रहा है। अभी भी नाला मंटोला में हमारी चेन मशीन सफाई का कार्य कर रही है। गर्मी और बारिश का मौसम शुरू होते ही नालों की सफाई का मुद्दा हर वर्ष जोर पकड़ता है। लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग नालों की सफाई करने और बरसाती मौसम से निपटने के दावे भी करते हैं, लेकिन जब बरसात चरम पर होती है तब जलभराव की समस्या से विभागीय दावों की पोल खुलने लगती है। सवाल है कि अगर नालों की सफाई नियमित की जाती है तो गर्मी में दुर्गंध और बरसात में जलभराव की समस्या आखिर कैसे आती है? इस सवाल का जवाब लंबे समय से तलाशा जा रहा है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।